हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 28 जुलाई 2013 का पर्यावरण अध्ययन प्रीवियस पेपर हल करेंगे और एनसीईआरटी पर्यावरण के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो दोस्तों, कठिन शब्दावली या परिभाषाएं वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है, इस बात का ध्यान रखना। और निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, ठीक है ना। लेकिन एक खंड है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में करके देखो, इसका अर्थ ये नहीं है कि परीक्षा में बच्चे की परफॉर्मेंस को अच्छा करे, ठीक है ना, उसको सुधारे, नहीं, इसका उद्देश्य ये नहीं है। इसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। करके देखो ताकि बच्चे खुद करके सीखें, खुद किसी कार्य को करें और अपने अनुभव के द्वारा ही, अपने अनुभव से ही उसको सीखें। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। दोस्तों, दत्त कार्य का मतलब होता है गृह कार्य जो घर के लिए काम दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। दोस्तों, अनुशासन में बनाए रखना, नियमित कक्षा बनाए रखना, समान अधिगम, ये सब जो होते हैं नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये हमेशा ही देखते ही इनको काट देना। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा हमारा। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। देखिए, प्रभावी अधिगम तो सही है, लेकिन पाठ की दोहराई, पाठ को बार बार दोहरा के उसको याद कराना, नहीं, ये भी नहीं होगा। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अधिगम मतलब सीखना, उसके सीखने में, उसके अधिगम में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि बच्चा जो होता है दोस्तों, गृह कार्य अपने घर पर आकर करता है, और जब वो घर पर आकर किसी कार्य को करता है तो वो तनाव मुक्त होता है, उसको वहाँ पर किसी चीज़ का भय या डर नहीं होता है, ठीक है ना। तो अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकल सत्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। दोस्तों, चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाना चाह रहे हैं टीचर कुछ बच्चों को, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वे क्यों उसको भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। देखो, यहाँ जो है ना, अभिभावकों से शिक्षक का कोई मतलब नहीं होता है किसी भी तरह का, ठीक है ना। उनको संतुष्ट या असंतुष्ट करने का उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। उनका शिक्षक, भले ही बच्चे जो हैं आनंद और मजा लें चिड़ियाघर में जाकर, ठीक है ना, लेकिन एक शिक्षक का ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे चिड़ियाघर में जो जब जा रहे हैं भ्रमण के लिए तो वो उसका आनंद और मजा ले, मेन उद्देश्य ये नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो उसका उद्देश्य होता है दोस्तों, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम, सक्रिय मतलब प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाए, बच्चे देख के सीखे, ठीक है ना। सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर बच्चे चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे और देखेंगे कि कौन से जानवर किस तरह खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, ठीक है ना। ये जानवरों के बारे में जानने का एक बहुत ही मनोरंजक तरीका है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न हल करने के लिए योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ाने के
योग्य बनाना चाहिए, ये भी है। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, बिल्कुल ये भी है। दोस्तों संस्कृति अभ्यासों में विविधता होती क्या है? देखिए जब बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते हैं कक्षा में किसी विद्यालय में, तो वहाँ अलग अलग राज्यों से या अलग अलग शहरों के बच्चे होते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है ना। ये होती है संस्कृति में विविधता, उन सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो सभी बच्चों को एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, इसके योग्य बनाना, ये हमारा उद्देश्य होता है। ये भी होता है दोस्तों, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न हल करने के योग्य बनाना चाहिए, ये भी हमारा जो होगा उद्देश्य होगा। लेकिन दोस्तों बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है। और हमसे यहाँ यही पूछ रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव विश्व सदस्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। दोस्तों शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी, ठीक है ना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है इसमें से? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ठीक है ना। लेकिन शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान को भी शामिल करता है, शिक्षण में कमियों की पहचान को भी शामिल करता है, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने को भी शामिल करता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जैसे खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? दोस्तों जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं ऐसे कौन से कारक हैं इसमें से? तो दोस्तों खानों का उत्खनन ये भी है हमारा, बांधों का निर्माण ये भी है जो जंगलों के गायब होने का कारण है, ठीक है ना, क्योंकि खुदाई के कारण जो है बड़े बड़े जंगल जो है खोद दिए जाते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है खनिज पदार्थ निकालने के लिए। तो हमारा जो खानों का उत्खनन ये भी कारण है। बांधों का निर्माण, बांध बना दिए जाते हैं, ये भी हमारा जो है जंगलों के गायब होने का कारण है। लेकिन बाजार में बेचने के लिए पत्ती और जड़ी बूटी इकट्ठी करना ये भी नहीं है। बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ये जंगल के गायब होने का कारण नहीं है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन राइट होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसों को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया गया है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। दोस्तों हमारा यहाँ होगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी धाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों उसकी कौन सी दिशा होगी? दोस्तों पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, क्योंकि व्यक्ति को जो है
पहले पूर्व दिशा में चलना होगा, ठीक है। व्यक्ति को पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल जो है दोस्तों, भोपाल जो है गांधी धाम के पूर्व में तथा हैदराबाद भोपाल के दक्षिण में है, ठीक है। क्योंकि भोपाल कहाँ है दोस्तों, भोपाल जो है गांधी धाम के, भोपाल गांधी धाम के कहाँ है, पूर्व में स्थित है, और हैदराबाद भोपाल के दक्षिण में स्थित है। तो इसलिए पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? 1.65 किलोमीटर, 1165 सेंटीमीटर, 1100 मीटर या फिर 500 मीटर। दोस्तों 1 सेंटीमीटर का मतलब है 110 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर कितने होंगे? 15 सेंटीमीटर होंगे, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे 110 से, ठीक है ना। जब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका होगा 15 15 15 0 1 5 6 0 5 6 1, ठीक है ना। 1650 होगा दोस्तों। क्या होगा? 1650 मीटर। तो दोस्तों यहाँ मीटर 1650 मीटर तो कहीं भी नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो यानी किलोमीटर, हम इसको किलोमीटर में बदल देंगे। फिर जब किलोमीटर में बदल देंगे तो ये 1.65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 1.65 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या फिर नेपाल का? दोस्तों ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट जो है वो उसका नेपाल का एक भाग है, ना कि भारत का या तिब्बत का। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। और दोस्तों जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है ना, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है इसकी? तो समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। दोस्तों माउंटेनियरिंग में जो ग्रुप लीडर होगा उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी है, हमको वो जो है सिलेक्ट करनी है। तो ध्यान रखना, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये भी जो है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चल पाए या जो ना चल पाए उसे रुकने के लिए कहना है, ये नहीं होगा। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, ये भी होगा। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी होगा। दोस्तों ये तीनों होंगे। यहाँ शायद ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन बी सी डी, ठीक है ना। हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा बी सी डी, ठीक है दोस्तों। नहीं बी सी डी नहीं दोस्तों, हमारा ए भी राइट आंसर है, बी भी राइट आंसर है और सी भी और डी भी, ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी ये होगा दोस्तों हमारा। यहाँ ई कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रेल। तो दोस्तों वे वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रोस। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रोस। और इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। रोनाल्ड रोस ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 14, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार या फिर हैजा? तो दोस्तों रजत मलेरिया रोग से पीड़ित है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, अल ब्रूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाज़ारों का अध्ययन करने के लिए आया था। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, वह एक यात्री था जिसके भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, नहीं। कुतुबशाही शासक था, ये भी नहीं। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था, नहीं, ये भी नहीं है। तो दोस्तों वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक थी। ठीक है दोस्तों, अल बुरूनी उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 16, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। दोस्तों रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं ना, वे हर चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। ठीक है ना, काली और सफ़ेद देख सकते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हथनियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, नहीं दोस्तों, हथनियों के एक झुंड में कई परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है, बिल्कुल। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है दोस्तों, नहीं, सिर्फ 1-2 हथनियाँ और 14-15 वर्ष तक के उनके बच्चे जो होते हैं वो होते हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए और सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो पूरी झुंड की नेता होती है। और दोस्तों जैसे ही हथनियों के ये बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है ना, जो कुछ बड़े होते हैं 1.5-2-3 साल बाद क्या होता है, ये अपने झुंड को छोड़कर अपने झुंड से अलग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हाथी के बारे में है, हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कीचड़ में खेलना पसंद होता है। यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों इससे पहले। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है, क्यों? क्योंकि इससे उसको ठंडक मिलती है। ठंडक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, पंखड़ियों के अंदर फूल बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। दोस्तों हाथी के बारे में थोड़ा सा कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे हाथी जो होते हैं एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ी हुए पत्ते खा लेते हैं। ठीक है ना, और हाथी सबसे कम आराम करना पसंद करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाथी के बच्चे का वजन, लगभग 3 माह के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, हाथी के बारे में ये सब हाथी के कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए पॉइंट हैं जिनसे यहाँ से क्वेश्चन हमेशा सीटेट में बनता है और हाथी से संबंधित इसी में से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, हथनियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है क्योंकि इससे उसको ठंडक मिलती है। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ में पत्ते खा लेता है, 200 किलोग्राम नहीं, 100 किलोग्राम से ज़्यादा। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करना पसंद करते हैं या फिर बहुत कम आराम करते हैं। ठीक है, और हाथी के बच्चे का वजन, लगभग 3 महीने के बच्चे का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों जिन्हें पंखड़ियों के अंदर फूल बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर।
तो दोस्तों उन्हें कहते हैं पराग। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, पराग। क्वेश्चन नंबर 19, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते मिलेंगे? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो दोस्तों हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, गुजरात के मुख्य व्यंजन हैं, गुजरात के मुख्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 20, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। दोस्तों ये हिलाते हैं ना, हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है। दोस्तों हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए जो है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। दोस्तों पक्षियों के बारे में और भी जान लेते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, ठीक है ना, पक्षी एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं, और जब यह बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है, ठीक है दोस्तों। और पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके सिर के दोनों तरफ दोस्तों छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं से वे सुनते हैं। दोस्तों मगरमच्छ के कान भी छोटे छोटे छेद ही के जैसे ही होते हैं। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं, लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, चावल, चीनी व आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं व संतरा, गुड़, नींबू व मटर। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन या खून की कमी को दूर करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले अपने और भी ऑप्शन देखते हैं। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न कराना चाहिए, बिल्कुल। उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं, बिल्कुल। ये तीनों तो दोस्तों हमारे पॉजिटिव आंसर हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24,
एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। इसका क्या कारण है, क्या इसका उद्देश्य है? अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों, जहाँ तकनीकी शब्दावली हो, सटीक प्रश्न परिभाषाएं हो या फिर अवधारणा हो, अगर ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो और वो आपसे जो है पॉजिटिव तौर पे पूछा जाए तो वो गलत होता है। ठीक है ना। परिभाषाएं, कठिन शब्दावली, अवधारणाएं, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल किया जाए कि बच्चे जो हैं बार बार अभ्यास करें, प्रश्नों के उत्तर दें और उनको रट लें, नहीं, ये भी नहीं होगा। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करना। दोस्तों, व्याख्या करना, याद करना, रट्टा मारना, ये सब भी जो है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो दोस्तों, हमारा चिंतन और विस्मय, ताकि बच्चा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, ताकि बच्चा चिंतन करे, तर्क करे। ठीक है ना। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है ताकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराए जाएं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी होता है। नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये भी होता है। दोस्तों, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये जो होता है ये उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का ये उद्देश्य नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती? यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। ये तो पॉइंट है दोस्तों, ये तो सही है हमारा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सी उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। ठीक है। यह विषय को एक सामाजिक पराक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थी हेतु आवश्यक है। बिल्कुल। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, ये भी होगा दोस्तों। लेकिन यह विषय को, ये भी होगा, लेकिन यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ठीक है ना। मैंने कहा था शब्दावली हो, परिभाषा हो, अवधारणा हो, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं दोस्तों, इनको देखते ही काट देना। ठीक है ना। तो हमारा यही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 27, नालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को दिखाने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। दोस्तों, जिससे बच्चे जो है जानवरों के बारे में रोचक लेके, यानी अभिप्रेरित होकर उस ज्ञान को हासिल कर सके, उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें, कौन सी युक्ति इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो दोस्तों, चित्रों दिखाने से जो है कोई भी ऐसा बच्चे पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चित्र दिखाने से या चार्ट का प्रयोग करने से, क्योंकि चार्ट पर भी दोस्तों चित्र ही बने होते हैं जानवरों के, और उसमें थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप से भी लिखा होता है। विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। दोस्तों, तीनों पॉइंट एक ही हैं, चित्र से संबंधित, हमारे तीनों कट जाएंगे। लेकिन जानवरों तथा उनकी उपयोगिताओं पर आधारित बच्चों को फिल्म दिखाना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह आकलन में विषय निष्ठा को कम करता है। इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते।
यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रयोगशाला, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उपरोक्त चारों गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? दोस्तों सक्रिय अधिगम को। तो दोस्तों प्रकरण पर एक वीडियो दिखाने से बच्चे सक्रिय नहीं होंगे, वे निष्क्रिय करके एक वीडियो को देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना। श्याम पट पर उस प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र में भी बच्चे सक्रिय नहीं हो पाएंगे। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देने से या प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताने से इसमें भी बच्चे सक्रिय नहीं होंगे। बच्चे सक्रिय तब होंगे जब वे खुद किसी कार्य को करेंगे, ठीक है ना, खुद किसी गतिविधि आधारित शिक्षण को करेंगे। तो दोस्तों शिक्षार्थियों से कहना कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। यहाँ बच्चे जानकारी एकत्रित करने के लिए जो होगा गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करने वाला शिक्षण करेंगे, ठीक है ना। ऐसा अधिगम करेंगे कि बच्चों को खुद सक्रिय होकर उस अधिगम को जो होगा ग्रहण करना होगा अपने अनुभव के द्वारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। तो दोस्तों कौन सी योजना बनाती है, कौन सी योजना या सबसे बेहतरीन होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? तो दोस्तों शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस पेपर ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशनों की प्रैक्टिस कराई जाती है। SSC, यूपी टेट, यूपी पैट, इन सब की जो है हमारे चैनल पर प्रैक्टिस कराई जाती है। इस लिहाज से जो है अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए प्लेसमेंट चाहिए और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।